हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे उससे पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है सनी दे। सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, इसी में मैंने एमए कंप्लीट किया। उसके बाद 2018 में मैंने यूजीसी का जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो मैंने पास किया एक ही साल में। मैं पिछले 4 से 5 साल से यूजी पीजी नेट इग्नू बीसीएस एंड यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ सोशियोलॉजी। और सर्वे से मैं जुड़ा हुआ हूँ, फील्ड सर्वे के साथ। आप लोग जो सब ऑर्गेनाइजेशन के नाम देख रहे हैं इन सब के साथ मैंने काम किया एज ए फील्ड सर्वे। और मैं खुद आईसीएसई सर का जो एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट था अंडर वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने असिस्टेंट रिसर्चर के हिसाब से काम किया। और इंडिया बांग्लादेश में भी मैंने एक्सटेंसिव सोशल रिसर्च किया है मैंने। तो ये था मेरा परिचय। आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो है जनरल स्टडीज वन का। आप लोगों का जो पेपर है वहां पे क्या क्या आता है? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। वहां पे ही आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक पेपर है, एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी नाम का। उसके अंदर क्या क्या है वो बुलेट फॉर्म में आप लोगों के सामने ही है। सैलिएंट फीचर्स, डाइवर्सिटीज, पॉपुलेशंस, वुमेन्स, अर्बनाइजेशन। अब बात यह है कि ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैंने जैसा कहा कि मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी और ये है इंडियन सोसाइटी। अब बात यह है कि हम लोग ये पेपर क्यों पढ़ेंगे। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, वो सब छोड़ के हम लोग इंडियन सोसाइटी क्यों पढ़ने जाएंगे? क्योंकि हर साल वहां से ये मार्क्स आते हैं। हम लोग अगर 2000 मैंने 2013-14 क्यों रखा, ये दिखाने के लिए कि पहले इतना गुरुत्व नहीं दिया जाता था इंडियन सोसाइटी से, उतना सवाल नहीं आता था। 40-50 आप लोग देख ही रहे हैं। पर 2018 से ये एक एवरेज बन चुका है। हर साल 75 मार्क्स आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि सिर्फ 75 मार्क्स, पर हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आउट ऑफ 250, जिस पेपर में हिस्ट्री जियोग्राफी है, जहाँ पे हम लोगों को पता भी नहीं है कि हिस्ट्री से कौन सा सवाल आएगा, जियोग्राफी से कौन सा सवाल आएगा, वहां पे इंडियन सोसाइटी नाम का एक पेपर, वहां से कंफर्म 75 मार्क्स आएंगे ही आएंगे और वो कॉमन भी आएंगे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? 75 आउट ऑफ 250। इसीलिए हम लोग इंडियन सोसाइटी अच्छे से पढ़ेंगे। इंडियन सोसाइटी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग तो उस सोसाइटी में रह रहे हैं। पर हम लोग जिस हिसाब से इंडियन सोसाइटी को देखते हैं और जो सवाल आता है और जो हम लोगों को आंसर लिखना पड़ता है, वो तीनों अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझाऊंगा कि इंडियन सोसाइटी का जो सवाल आए हैं यूपीएससी में, वो कैसा सवाल होता है। मैं उसका बेस आप लोगों को समझाऊंगा और लास्ट में गाइड करूंगा कि आंसर कैसे लिखना होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस साल भी 75 मार्क्स वहां से आया। तो कोई सवाल पूछ ही सकता है कि सर सिर्फ 75 मार्क्स नहीं, इंडियन सोसाइटी पढ़ने का बहुत सारा अ, मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साल ऐसे पेपर में एक सवाल आया फ्रॉम पैट्रियार्की। आप लोगों को पता है कि पैट्रियार्की किस पेपर में आता है? पैट्रियार्की इसी जीएस वन पेपर में इंडियन सोसाइटी के अंदर आता है। और वो पैट्रियार्की पे नंबर था कितना पता है? 125। यानी जो बंदा इस साल इंडियन सोसाइटी अच्छे से पढ़ के गया, उसको तो जीएस वन में 75 कॉमन मिला ही मिला। ऐसे पेपर में भी उसको 125 कॉमन मिला। बोलिए, आउट ऑफ 250। तो ऐसे पेपर में 250 में 125, जीएस वन पेपर में 250 में से 75। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और क्या इंपॉर्टेंस है इस इंडियन सोसाइटी पेपर का? आप लोग कहाँ रह रहे हैं, आप लोग क्या काम करेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं? सब तो इंडिया में ही ना। तो इंडिया में रहेंगे, इंडिया का जो सोच है, रिलीजियन, कास्ट, फैमिली, किनशिप, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सबको ना समझेंगे तो आपने क्या समझा, क्या पढ़ा आपने? तो यूपीएससी हम लोगों को पता है कि ये रोट लर्निंग का एग्जाम नहीं है।
यहाँ पे देखा जाता है आपका ज्ञान कितना है। तो आप जहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे रह के आप कितना ज्ञान समेट रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इंडियन सोसाइटी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट चीज़, इंटरव्यू के दौरान आप इंडिया को कितना जानते हो और इंडिया का जो प्रॉब्लम है, वो आप किस हिसाब से देख रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाता है। क्योंकि हम लोग इंडियन सोसाइटी में पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, हाउ टू कॉम्बैट विथ प्रॉब्लम्स, हाउ टू अरेस्ट दोज़ प्रॉब्लम्स, ये सब पढ़ते हैं, ये सब पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। तो इंडियन सोसाइटी सिर्फ 75 मार्क्स पढ़ने से हम लोगों का इतना सारा कुछ तैयार हो जाता है, ठीक है? तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल स्टडीज 1, इंडियन सोसाइटी शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया, डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टॉपिक्स को कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया का फीचर्स क्या है? सैलिएंट फीचर्स मीन्स यूनिक फीचर्स, कि इंडिया में ही देखा जाता है या इस रूप से देखा जाता है कि बाहर उस रूप से वो सब फीचर नहीं है इंडिया के बाहर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली, उसके बाद पैट्रियार्की। देखिए पैट्रियार्की इंडियन सोसाइटी में है, वहां से ऐसे में इस साल 125 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब इस साल आया है 125, हो सकता है अगर और अगले साल में भी वहां से इंडियन सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है या फिर इंडियन सोसाइटी से ही और भी सवाल आने लगे। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए कि यूपीएससी अचानक से कुछ शुरू नहीं करता, जो भी करता है लॉजिक से शुरू करता है। शायद ये एक आगाज है कि सामने जो पेपर आएगा हम लोगों के, मतलब कि 2021-2022 में, वहाँ पे हम लोगों को इंडियन सोसाइटी पढ़ के जाना होगा। शायद यही यूपीएससी हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए शायद जो नंबर डिवीजन है वो 75 एवरेज बन गया इंडियन सोसाइटी से। ओके, तो हम लोग डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म, मॉडर्निटी, सेकुलरिज्म, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। और मैं ये कह देता हूँ, जब इंडियन सोसाइटी हम लोग पढ़ेंगे ना, ये ओवरलैपिंग है। तो ये ओवरलैप करेगा कि पैट्रियार्की का जो सवाल है वो डायरेक्ट पैट्रियार्की का सवाल नहीं होता है, या फिर जो डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया का सवाल होता है वो सिर्फ डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया का सवाल नहीं होता है, मिला जुला के आता है। तो वो सब कॉम्प्लिकेशन में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, आप लोग बस इतना समझिए कि हम लोगों को इंडियन सोसाइटी समझना है। अब बात यह है कि कैसे समझेंगे। मैं थोड़ा बता दूं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी। ये जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, ये सब इग्नू से एक्सट्रैक्ट किया गया है। आप लोगों को पता होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू और एनसीईआरटी, ये होता है बेस किसका? यूपीएससी का। इस बेस के ऊपर हम लोगों को अपना व्यू पॉइंट तैयार करना पड़ता है, राइट। तो ये जो बेस है, मैं आप लोगों को बेस से समझाऊंगा कि बेस क्या है। ओके, आप लोग जब एक बार बेस समझ जाएंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे बेस का जो ऊपर है, सुपर स्ट्रक्चर लेवल में कैसे सोचा जाता है। तब जाके आप लोग कोई एक सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये जो भी पीपीटी पीडीएफ आपके सामने आएगा, सब इग्नू से एक्सट्रैक्टेड है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाए, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, वहां पे टीचर लोग जो भी पढ़ाते हैं वो इग्नू से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बेसिक लेवल पे, बेस लेवल पे। और शायद ही कोई टीचर अपने आप से भी कुछ ऐड करते हैं। तो अब हम लोगों को लगता है ना, अरे इस इंस्टीट्यूट का उस इंस्टीट्यूट का कॉमन नोट्स है। नोट्स कॉमन नहीं होता, जहां से एक्सट्रैक्ट किया जाए वो कॉमन होता है, और वो होता है इग्नू और एनसीईआरटी। तो बस हम लोग आज से इग्नू और एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट पढ़ लेंगे। और मैं ये बात भी बता दूं कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप एक बार वो पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो बस आपको बेस के लिए इंडियन सोसाइटी का और कहीं से भी कुछ भी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ये जो पीपीटी है आपके सामने, यहाँ से अगर आप इंडिया का जो बेस है वो समझ जाएंगे, यहाँ से ही पढ़ेंगे, तो बाहर से बेस लेवल के लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है जॉइंट फैमिली। ठीक है, हम लोग इंडियन सोसाइटी जब पढ़ रहे हैं, हम लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमको सभी मालूम है। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि
आपको जो पता है वो यूपीएससी में कैसे यूज होता है और आपको क्या नहीं पता है और आपका जो मिसकंसेप्शन है वो रेक्टिफाई करने के लिए। ओके, तो हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियर फैमिली मतलब कि एक जनरेशन रहेगा, कि लिखा हुआ है कि देखिए मैं आप लोगों को पहले ही क्लास में बता दूं, हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मेल को, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल को। ओके, तो न्यूक्लियर फैमिली मीन्स मेल प्लस फीमेल एंड देयर ऑफस्प्रिंग, आइदर मेल और फीमेल और बोथ। ओके, ये होता है न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली मतलब मेल फीमेल, उनका एक ऑफस्प्रिंग, उन्होंने भी शादी कर लिया, बस एक ये बन गया ज्वाइंट फैमिली। अगर उनके बच्चे होंगे तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही है, सिंपल है। बस हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा करके बेस समझ लेंगे। बेस अगर समझ लेंगे ना तो जो बहुत डिफिकल्ट सवाल लगता है वो तब और डिफिकल्ट नहीं लेगा, क्योंकि हम लोगों को ये कॉमन नेम्स पता होंगे, ठीक है, कॉमन जो टर्मिनोलॉजी से वो सब पता हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर फैमिली समझ गए, जॉइंट फैमिली समझ गए। In India, the family, whether extended vertically and or horizontally, is called the joint family, which is strictly speaking also a property sharing unit. Now, what is the meaning of vertically and horizontally extended family? बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक साथ आप लोग रहते हैं, चाची सॉरी चाचा चाची, फूफा फूफी, भतीजा भतीजी, ये सब एक साथ रहते हैं, तो ये क्या बन गया? एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली। ठीक है, देखिए यहाँ पे अ, कोई किसी के साथ मतलब कि चाचा चाची है, फूफा फूफी है, भतीजा भतीजी रह रही है, पर देखिए कि किसी ने किसी के साथ शादी कर का किया और उनका जो बच्चा, वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। मतलब कि हम लोगों ने ऊपर क्या देखा कि एक हस्बैंड था, एक वाइफ थी, उन्होंने शादी किया, उनका एक बच्चा हुआ, बच्चे ने भी शादी किया, उनका भी एक बच्चा हुआ, ये बन गया हम लोगों का जॉइंट। पर मैं कह रहा हूं कि हस्बैंड भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है। मान लीजिए कि चाचा है, फूफी है, भतीजी है, ठीक है, तब भी ये जॉइंट बन जाता है। दैट मीन्स कि इंडिया में एक्सटेंडेड जो फैमिली होते हैं वो इस रूप से भी हो सकते हैं, इस रूप से भी हो सकते हैं, बोथ वर्टिकली एंड हॉराइजेंटली। अब हम लोग इस रूप से जो कहेंगे उसका मतलब है कि जनरेशन के, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, दूसरे जनरेशन के बाद तीसरा जनरेशन, तो जनरेशन वाइज भी हो सकता है और इंट्रा जनरेशन भी हो सकता है। मतलब इंटर and intragenerational both are known as joint family। अब एक्सटेंडेड क्या है? अलग अलग रह रहे हैं, बस वही है एक्सटेंडेड। कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो था जॉइंट। जॉइंट मीन्स उनका जो छत होगा वो छत सेम होगा, या फिर उनका जो खाना बनेगा एक ही जगह पे पकेगा, वो लोग एक साथ खाएंगे। फिर क्या हो गया कि घर अलग हो गया। घर अलग होने से क्या हो गया कि एक साथ नहीं खाते पर अगल बगल रहते हैं एज ए नेबर। और उसके बाद क्या हुआ कि वो गांव ही छोड़ना पड़ा, शहर पे आके अपना एक घर बसा लिया, एक फ्लैट ले लिया। तो ये है जॉइंट फैमिली, ये है एक्सटेंडेड फैमिली, ये है न्यूक्लियर फैमिली। तो इंडिया में देखा जाता है कि कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली, वो इंट्रा जनरेशन हो या इंटर जनरेशन हो, वर्टिकली हो या हॉराइजेंटली हो, इज नोन एज जॉइंट फैमिली। और प्रॉपर्टी शेयरिंग यूनिट, प्रॉपर्टी शेयरिंग यूनिट मतलब कि जो प्रॉपर्टी होता है उन पे अधिकार रहता है। बस इतना ही नॉलेज हम लोगों के लिए काफी है कि इंडिया में क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक बच्चा। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली कब बन जाता है? जब वो बच्चा शादी कर लेता है, दो जनरेशन बन गए। अच्छा, दो जनरेशन बनता है तभी न्यूक्लियर फैमिली होता है? नहीं, सॉरी जॉइंट फैमिली होता है? नहीं, दो जनरेशन अगर ना भी हो, एक ही जनरेशन के सब बंदे रह रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं, एक छत शेयर कर रहे हैं, तो भी जॉइंट फैमिली बन जाते हैं। वो एक्सटेंडेड रूप से हो, इंटर जनरेशन रूप से हो, इंटर जनरेशन रूप से हो, वर्टिकली हो या हॉराइजॉन्टल हो, बस खत्म, जॉइंट फैमिली। ओके, आप लोगों को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आपको कहीं पे लगे कि आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब
सवाल यह है कि वो कौन सा चीज है जो जॉइंटनेस बनाता है। जॉइंटनेस जो बना के रखता है वो है कमेंसलिटी। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंसलिटी? द फूड हैबिट, खाना पीना एक साथ, जो खाना पीने का मतलब कि जो हैबिट होते हैं उसे कमेंसलिटी कहता है। ठीक है, अब कमेंसलिटी के अंदर ना बहुत कुछ आता है। ये कमेंसलिटी एक्चुअली कास्ट के अंदर रहता है कि द फूड हैबिट कास्ट के अंदर कैसे रहता है। देखो मैं अभी अगर टॉपिक में आया है तो मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ। कास्ट के अंदर कैसे रहता है? कास्ट में ऐसा रहता है कि ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो ऊपर जो इंसान रह रहा है, जो ब्राह्मण है, वो लोअर स्ट्रेटा में जो रह रहा है उस इंसान से के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाता। तो उसको हम लोग कॉमेंसलिटी टर्म यूज करते हैं। और जॉइंटनेस में कमेंसलिटी मतलब फैमिली में कमेंसलिटी क्यों यूज करते हैं कि एक साथ खाना पीना होता है, इसीलिए ये कमेंसलिटी टर्म यूज करते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर कमेंसलिटी टर्म तो कास्ट में पढ़ा था, फैमिली में कैसे आ गया? क्या फैमिली में भी स्ट्रेटिफिकेशन है? नहीं, कमेंसलिटी का मतलब है कि खाना पीने का जो हैबिट, द फूड हैबिट इज नोन एज कमेंसलिटी। ओके, कि हम लोग एक साथ खाते हैं इसीलिए जॉइंट फैमिली, हम लोग एक साथ रहते हैं इसीलिए जॉइंट फैमिली, एक प्रॉपर्टी होता है वहां पे जॉइंट ओनरशिप होता है इसलिए जॉइंट फैमिली, कोऑपरेट करते हैं, हम लोगों का एक वी फीलिंग रहता है, सेंटिमेंट ऑफ जॉइंटनेस, इसलिए जॉइंट फैमिली बना रहता है। और हम लोग जो पूजा होता है, रीति रिवाज होता है, हम लोग वो एक साथ करते हैं, इसीलिए यही सब चीज है जो जॉइंटनेस को बना के रखता है। ठीक है, अब सवाल ये है, शायद आप लोग बोर हो गए होंगे कि ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये सब सवाल पे आते हैं? नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूं कि सवाल क्या आता है। ठीक है, क्या हर साल फैमिली से सवाल आते हैं? नहीं। क्या हर साल कास्ट से सवाल आते हैं? नहीं। पर हम लोग अगर जान के रखेंगे तो फैमिली को हम पैट्रियार्की में इंक्लूड कर पाएंगे, पैट्रियार्की को हम किसी और चीज में इंक्लूड कर पाएंगे, कास्ट में इंक्लूड कर पाएंगे। तो ये जो मैंने एकदम पहले कहा था कि ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखो फैमिली से क्या सवाल आया था? एक ही सवाल आया था, द लाइफ साइकिल ऑफ अ जॉइंट फैमिली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स rather than सोशल वैल्यूज। कि इंसान जॉइंट क्यों रहता है, सिर्फ मतलब कि डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स rather than सोशल वैल्यूज। के हम लोग क्या लगता है कि एक फैमिली जॉइंट रहता है सोशल वैल्यूज के कारण। सोशल वैल्यू मतलब क्या है? अभी पढ़े हम लोग, आंसर देने की कोशिश करो कि सोशल वैल्यूज मतलब कि वो जो रिचुअल्स एंड बॉन्ड्स है वो एक साथ पूरा करना होगा, हम लोग एक साथ खाएंगे, हम लोगों के अंदर एक वी फीलिंग होगा। क्या यही सब चीज है जो इंसान के लिए मतलब काम करता है कि एक जॉइंट फैमिली में रहने के लिए? ये वो सब सोशल वैल्यूज के अलावा क्या और कोई कुछ कम काम नहीं करता? नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर काम करते हैं। ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो समझ रहे हैं कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो अल्टीमेटली इग्नू से ही पढ़ रहे हैं। इग्नू में पहले से आंसर दिया हुआ है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे। हमको बस पढ़ना है, समझना है, जानना है, विश्वास करके कि हम जो भी पढ़ेंगे वो ऐसे ही गवारा नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं हम लोग यूटिलाइज जरूर होगा वो सब चीज, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा दिया एकदम डायरेक्ट एग्जाम्पल देके कि अभी हम लोग पढ़े क्या पढ़े कि जॉइंटनेस किस किस वजह से रहता है। आप लोगों के सामने फीचर्स था, अब वही फीचर्स मैंने कैसे दिखाया कि देखो सवाल में आ चुका है। अब सवाल में आ चुका है इसीलिए पढ़ रहे, वरना नहीं पढ़ते, नहीं फिर भी पढ़ते, क्योंकि ये जो जनरल कंसेप्ट है ये हम लोगों का क्लियर होगा तभी तो जाके हम लोग अच्छे से लिख आ पाएंगे। ओके, सोच पाएंगे, या जो भी सवाल जैसा भी आए तेरा मेरा, हम लोग वो सब अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर से आ गए जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि कौन कौन सा चीज जॉइंटनेस बनाया रखता है। सवाल को मत भूलना। ठीक है, सवाल क्या था? सवाल था कि सिर्फ जॉइंटनेस रहता है सोशल वैल्यूज के कारण, इकोनॉमिक वैल्यूज के कारण नहीं रहता? बताओ।
तो ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे, मैं जॉइंट फैमिली बता दूंगा, उसके बाद आप लोग लिखेंगे, ठीक है, अपने कॉपी में लिखिए, मुझे एक बार दिखा दीजिए, पर ये सोच होना बहुत जरूरी है। देखिए अब मैंने 2 पैरा रखा है, क्या लिखा हुआ है इस पैरे में? वी कैन से दैट देयर, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पैरा है अभी जो सवाल दिखाया उसका ही जवाब है, ठीक है। We can say that there is something like a pattern cycle of rearrangement of family living through time. The family in India has to be viewed as a process in terms of a developmental cycle. क्या कहा जा रहा है कि इंडिया में जो फैमिली है, जो पैटर्न है, फैमिली पैटर्न है, वो साइकिल के हिसाब से होता है, वो एक प्रोसेस के हिसाब से होता है, ठीक है। Some studies have described the Indian family types as stages of family cycle. के इंडिया का जो फैमिली है वो स्टेज के रूप से होता है कि पहले फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। ओके, तो हम लोग फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कहे या फिर एक साइकिल कहे, एक ही बात है। ओके, द इंडियन patrilocal family can be viewed in terms of a cycle. A nuclear family develop into a joint family. न्यूक्लियर फैमिली कैसे जॉइंट फैमिली बनता है? चलिए जवाब दीजिए या सोचिए। हस्बैंड, वाइफ और उनका एक लड़का, क्या था? न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली कैसे बनता है? लड़के ने शादी किया, जॉइंट फैमिली बन गया। ओके, तो देखो न्यूक्लियस से जॉइंट बना। ओके, after the marriage of a son and coming of a daughter-in-law, a particular type of full stop, a particular type of composition of a household should be looked at as a stage in the development cycle. The presence of nuclear household should not be taken as indicative of change in the institution of joint family. Such families should be viewed as units which will grow up into joint families when the sons grow up and marry. The idea of the development cycle of the family does not apply universally all groups. समझ लो, ठीक है, मैं थोड़ा साफ करके समझा दे रहा हूं। ओके, चीजों को समझो। ओके, ये क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। ये क्या है? जॉइंट फैमिली। ये जो लड़का था, ये लड़का अलग हो गया, इसने किसी और के साथ शादी कर लिया, अब ये शहर में बसा हुआ है। इसका ये फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। सर था न्यूक्लियर, हुआ जॉइंट, फिर से हो गया न्यूक्लियर। क्या हम बस यहाँ पे ही कहानी खत्म? नहीं, अब ये बंदा तो इसका या फिर लड़का होगा या फिर लड़की होगी। लड़का अगर शादी करेगा तो चलो बन गया फिर से जॉइंट। यही कहने की कोशिश किया जा रहा है कि ये एक साइकिल है, पहले न्यूक्लियर, फिर जॉइंट, फिर न्यूक्लियर, फिर साइकिल, मतलब कि फिर जॉइंट, ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा मान लो कि सर लड़की हुई, तो तब तो ये लोग न्यूक्लियर के न्यूक्लियर ही रह गए? नहीं, लड़की तो किसी और के साथ शादी करेगी ना। वो अगर अपने घर पे रहेगी या फिर ससुराल जाएगी, जहां पे भी जाएगी, हो गया तो जॉइंट फैमिली। और क्या चाहिए? दो अलग अलग जनरेशन बन गया, उनका ऑफस्प्रिंग आएंगे, तो चलो बन गया फिर से जॉइंट। ये जो साइकिल है, ये साइकिल टर्म इसीलिए यूज किया जा रहा है। ओके, अगर क्लियर ना हो तो उस कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। बस यही कहने की कोशिश किया जा रहा था। सवाल को आप लोग ध्यान में रखिएगा, हाँ, कि हम लोगों ने क्या सवाल आया था। अब ये सवाल है कि किस किस कारण ज्वाइंट फैमिली टूट जाता है। देखिए हम लोगों को ये सब आंसर बचपन से मालूम है। एक तो होता है पैसों का कारण, ठीक है। इकोनॉमी जैसे ग्रोथ करता है, हम लोगों को अलग होना ही पड़ता है। एजुकेशन पर्पस, लीगल पर्पस, अर्बनाइजेशन, रोल ऑफ वुमेन, mobility, opportunities for higher education, heightened ambitions, increased occupational mobility, growing sense of individuality, ये सब कारण से जॉइंट फैमिली टूट जाता है। हम सभी को पता है, कोई ऐसा बंदा नहीं कह सकता कि सर ये वजह से कैसे होता है। नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं। अपने परिवार को देखो, किसी दूसरे परिवार को देखो, ऐसा ही होता है। ओके, यहाँ से भी अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। फैक्टर्स ऑफ चेंज लीडिंग टू रीइंफोर्समेंट ऑफ द जॉइंट फैमिली। अब बात को समझो। कहा जा रहा है कि जिस जिस कारण से एक न्यूक्लियर फैमिली, सॉरी, कहा जा रहा है कि जिस कारण से एक जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर बन गया था,
ठीक है, जिस कारण से एक जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर बन गया था, वही कारण से, उसी कारण से एक न्यूक्लियर फैमिली फिर से जॉइंट बनता है। हुआ रिसाइकल, हुआ साइकिल घूम रहा है। यही साइकिल बस तुमको समझाना है एग्जाम में, बस और कुछ नहीं है। ये मत समझो कि सर सवाल आया इसलिए आप यही सवाल का आंसर दे रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ेंगे फैमिली से, नहीं। तुम लोग तो पूरा फैमिली का सिस्टम ही समझ गए। न्यूक्लियर फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली क्यों क्या है, जॉइंट फैमिली क्यों टूट जाता है, न्यूक्लियर फैमिली क्यों बनता है, क्यों एक साथ वो लोग रह नहीं पाते और क्यों वो एक साथ फिर से जुड़ते हैं। बस तुम लोग तो सब कुछ समझ गए। ओके, हम लोग बस सवाल को सामने रख के पढ़ रहे हैं। ओके, K.M. Kapadia, for instance, has drawn our attention to the fact that families which have migrated to cities still retain their bonds with their joint family in the village or town, even after they residentially separate themselves from a joint family and form a nuclear family. They do not function as an isolated or completely independent unit in the city. कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी न्यूक्लियर फैमिली शहर पे रह रहा है, वो अपना जो गांव है, गांव का जो जॉइंट फैमिली है, उसके साथ कनेक्शन बनाया रखता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये टूट जाता है। अब क्यों कनेक्शन बनाए रखता है? मे बी फॉर द सेंस ऑफ वे फीलिंग, मे बी फॉर द सेंस ऑफ सॉलिडरिटी, एक साथ रहने का जो सेंटिमेंट होता है उस कारण से, या फिर जो जमीन होता है वो राइट्स ऑफ प्रॉपर्टीज के कारण, या फिर वो लोग अपने परिवार से जुदा होना नहीं चाहते। ओके, तो ये सब कारण है कि क्यों जॉइंट फैमिली टूटता नहीं है, फिर से रिसाइकिल होके न्यूक्लियर होके फिर से जॉइंट बन जाता है। नंबर 2, फैक्टर्स ऑफ चेंज लीडिंग टू रीइंफोर्समेंट। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि एक जो फैमिली जो जॉइंट से न्यूक्लियर हो गया था, वो फिर से जॉइंट क्यों बनता है। एक हम लोगों ने पढ़ लिया कि maybe sense of we feeling, solidarity, sentiment. Next, the thesis that the joint family is dysfunctional to the process of industrialization has been challenged by those who point out that some of the successful industrial establishment in the country are managed by the individual who strictly live by joint families. अंबानी का नाम सुना है तुम लोगों ने? ठीक है, कौन है? भाई है, दो भाई थे। ठीक है, पापा थे, दो भाई थे, और उनका जो पहले चल रहा था वो पूरा फैमिली बिजनेस चल रहा था। अंबानी के बाद छोड़ दो। इंडस्ट्री, इंडिया में जितना भी इंडस्ट्री देखा जाता है कि ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं, एक ही फैमिली के। ठीक है, मित्तल या कुछ भी हम लोग नाम ले ले। क्यों? मतलब कि अगर न्यूक्लियर वे में वो लोग इंडस्ट्री को चलाएंगे इंडिया में, तो कमी होगा, बहुत सारी चीजों का कमी होगा। इकोनॉमी का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, प्लानिंग का हो सकता है। इसलिए वो फैमिली मिला के इंडस्ट्री चलाते हैं इंडिया में, और जो फैमिली मिला के इंडस्ट्री चलाता है वही सक्सेसफुल होता है। ये तो गया बड़ी लोगों की बातें। अब जो हम लोग हैं, कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, वो लोग का क्या? कोई पूछ सकता है कि सर ये बड़े लोग हैं, एक साथ रहेंगे तो इंडस्ट्री ग्रो करेगा, इसलिए ये लोग एक साथ रहते, तो हम क्यों एक साथ रहते? न्यूक्लियर होने के बाद भी हम एक साथ क्यों रहते हैं मालूम है? क्योंकि तुमको भी पता है कि घर अलग अलग होगा तो खर्चा ज्यादा होगा। घर अगर एक साथ होगा तो खर्चा कम होगा। मान लो कि तुम और तुम्हारे भैया अलग अलग रहते हो, इलेक्ट्रिक बिल अलग, खाने पीने का खर्चा अलग, सब कुछ अलग, एजुकेशन अलग, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में अलग अलग। अब यही अगर तुम और तुम्हारे भैया अगर एक साथ रहना शुरू कर दो, दो कमरे का फ्लैट लेके, पहले रह रहे थे एक एक फ्लैट में, अब तुम लोगों ने दो कमरे का एक फ्लैट ले लिया, एक साथ रह रहे हो, तो क्या होता है? खर्चा कम हो जाता है। एकदम सिंपल तरीके से समझो, ठीक है। ये जो खर्चा कम करने के लिए हम लोग मतलब कि खर्चा बढ़ रहा था इसलिए गांव से शहर आए, अब खर्चा कम करने के लिए शहर में हम लोग एक साथ रहते हैं, या फिर शहर में कमाते हैं और गांव पे जाके बस जाते हैं। बात समझ आया कि जॉइंट फैमिली नहीं टूटता, ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। इसीलिए इंडिया का जो कारण होता है, तुम कुछ भी कारण बता दो, एजुकेशन, इकोनॉमी, वो फिर से जॉइंटनेस को बना देता है। अब देखो, कोई इंसान एजुकेशन के कारण गांव से शहर आ गया,
अगर वो ठीक ठाक एडुकेटेड हुआ तो उसको समझ आएगा कि परिवार ही सब कुछ है, वहाँ का जो वैल्यू सिस्टम है वो लेके ही हमको चलना चाहिए। वो फिर से जॉइंटनेस में घुसने की कोशिश करेगा, और जॉइंटनेस में घुसने की कोशिश करेगा मतलब वो तोड़ नहीं देगा रिश्ता। ठीक है, वो शहर में रहता भी होगा तो रिश्ता तोड़ नहीं देगा, वो रिश्ता बना के रखने की कोशिश करेगा। बस यही तो है सवाल। ओके। Colin Day, in her study Regional Differences in Family Structure in India, observes that industrialization serves to strengthen the joint family because ये जो मैंने पहले का जो पॉइंट मैंने बता दिया, यहाँ का पॉइंट था कि इंडिया में जो जॉइंट फैमिली है वो मिला के मॉडर्न इंडस्ट्री बनता है, और यहाँ पे कहा जा रहा है हम लोगों की बातें जो मैंने कह दिया कि इंडस्ट्री एक ऐसा चीज है इंडिया में जो फिर से जॉइंटनेस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता है, हम लोग ऑपरेस रहते हैं, तो वो सब मैनेज करने के लिए हम लोग फिर से जॉइंटनेस में घुस जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था फैमिली से बस इतना ही था। उसके बाद हम लोग पैट्रियार्की वगैरह जो सब भी है पढ़ेंगे, पर फिर से हम लोग थोड़ा समझ ले कि क्या क्या मतलब कि फैमिली से क्या सवाल आया था, वो एक बार थोड़ा फिर से देख ले, और आप लोग घर पे इसका आंसर लिखने की अपने से कोशिश करना। देखना, देखिए कि जो भी सवाल यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल है, नेट मैंने मतलब कि गूगल में अवेलेबल है, वो तो किसी ने ना किसी ने लिखा, आपने क्या लिखा, आपका आंसर आपका होता है। तो आप ऐसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तब वैसे ही आपका जो आंसर लिखने का जो क्षमता है वो बढ़ता जाएगा। तो सवाल क्या है, द लाइफ साइकिल, और यूपीएससी में सवाल सवाल समझना ही सबसे बढ़िया बात होता है। जो आंसर पता हो कि ना हो, आप अगर सवाल समझ गए बस आंसर आपका, नंबर आपका। सवाल समझना इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, the life cycle of a joint family depends on economic factors rather than social values। बस लिखिए, अगर आपको समझ आया मैंने अभी जो भी पढ़ाया, आप पेन लीजिए, अपने मन में जो भी आ रहा है आप लिख लीजिए। ये देखने की जरूरत नहीं है कि सर 10 मार्क्स से कितने वर्ड में लिखे। जब आप लोग खेलने जाएंगे ना सबसे पहला दिन, तो आपको कहा जाएगा कि फ्री हैंड में खेलो, छक्का मारो चौका मारो। ठीक है, क्योंकि सामने का बंदा देख लेता है कि इसको अगर हम पहले से रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि नहीं तुम फ्रंट फुट पे खेलो, बैक फुट पे खेलो, डिफेंस पे खेलो, तो हम लोग क्षमता नहीं देख पाएंगे। तो इंसान को सबसे पहले अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब पहले यूपीएससी का आंसर कैसे लिखना है वो जब लिखने बैठेंगे, तब डिफेंसिव मोड में नहीं खेलेंगे, हम लोग अटैकिंग मोड में खेलेंगे कि दिमाग में जो भी पॉइंट आएगा हम लिखते जाएंगे। क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स नहीं, वर्ड्स बाद में इंपॉर्टेंट बनेंगे। जब हम लोग मान लीजिए कि आपके दिमाग में 5-6 पॉइंट्स आया, वो पॉइंट मिला के बन जाता है शायद 500 वर्ड। तो अब ये 500 वर्ड आया मीन्स दे आर मेड अप ऑफ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स। तो आपके पास अभी 6 पॉइंट्स है, तो ये 6 पॉइंट को आपको बस 150 और 250 वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो आपका हो गया एक अच्छा वाला आंसर। इसका उल्टा जो करेगा, जो अपने दिमाग में 150 या 250 वर्ड रख के आंसर लिखने की कोशिश करेगा ना, उसका 6 पॉइंट नहीं आएगा, अपने से खुद कोई भी पॉइंट उसके दिमाग में नहीं आएगा। यही जो इनएबिलिटी है कि अपने आप में जो सोच है वो हम लोग बंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जब आप लिखने बैठिए तो आप दिमाग में कोई नंबर वर्ड ये मत रखिए, कितना नंबर का आया वर्ड की लिमिट मत रखिए, बस पॉइंट के ऊपर जोर दीजिए कि सवाल देख लिया आपने, जो भी मन में आपका आंसर आए आप लिख दीजिए, करेक्शन करवा दीजिए। मेरा मेल आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में मांग लीजिएगा, फोन नंबर दिया हुआ है। तो बस आज के लिए क्लास इतना ही। कोशिश कीजिए फैमिली करने का। इसके बाद हम लोग जो क्लास लेंगे वहां पे पूरा मतलब कि इंडियन सोसाइटी का और जो सैलिएंट फीचर्स है लाइक पैट्रियार्की में भी कास्ट, तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे। और ऐसे ही हम लोग इंडियन सोसाइटी का पूरा 75 मार्क्स खत्म कर देंगे। अब सिर्फ 75 मार्क्स नहीं, इसके साथ हम लोगों का सोशियोलॉजी भी आएगा 500 मार्क्स का। ठीक है, और उसके साथ एसे या एथिक्स पेपर में जो भी सोसाइटी से रिलेटेड सवाल आया है या टॉपिक जुड़ा हुआ है सब आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।